हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आगे का टॉपिक जो पिछली क्लास में रह गया था। पिछली क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन समझा दिया था कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। आज उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगली हेडिंग आप लगाएंगे हायर न्यूक्लियोटाइड। हायर न्यूक्लियोटाइड, देखो इस वर्ड से समझ में आएगा इसके कैरेक्टर्स। हायर का मतलब होता है ज्यादा, है ना, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब पिछली क्लास में पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। यानी कि ये एक टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसके अंदर हाई होता है। अब हाई क्या होता है? एनर्जी हाई होती है। इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हायर न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी के बॉन्ड्स होते हैं। अभी बात करते हैं कौन से बॉन्ड होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द न्यूक्लियोटाइड, it is the nucleotide in which two or more phosphate group are present। हमने बात की थी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पेंटोज शुगर के ऊपर अगर एक नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो हम उससे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। उस पेंटोज शुगर के ऊपर यानी कि जो अब न्यूक्लियोसाइड है उसके 5 नंबर कार्बन पे अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो पूरी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अगर इस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, अगर एक है तब तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, सिंपल वाला। अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप या 2 से ज्यादा हो जाए तब उसे कौन से टाइप का न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं? हायर न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनेंगे उन बॉन्ड्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हायर एनर्जी होती है एक्चुअली। तो अब मैं आपको समझाता हूं कुछ हायर न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एएमपी। एएमपी का जो पूरा नाम है वो आपके सामने लिखता हूं मैं। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये कोई हायर न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड है। इसी से कंपेयर करके मैं बाकी हायर न्यूक्लियोटाइड को पढ़ाऊंगा, जिससे कि चीजें दिखने लगेगी, आपको फील होगी बायोलॉजी, इसीलिए इसको ले रहा हूं यहां पे। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि इसके अंदर एडिनोसिन होगा और एक फॉस्फेट होगा, मोनोफॉस्फेट। इसी का दूसरा नाम आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, इसको एडिनिलिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना। सपोज कीजिए कि ये एक पेंटोज शुगर है। क्या है? ये एक पेंटोज शुगर है। यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। अगर ये पेंटोज शुगर है, अगर इस पेंटोज शुगर के 1 नंबर कार्बन से क्या जुड़ जाए? एडिनिन जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? एडिनिन। पिछली क्लास में आपको एडिनिन का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था। एडिनिन एक टाइप का प्यूरिन है, प्यूरिन के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। तो मैं वो डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे बना रहा हूं आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक मेम्ब्रेन बनाई है, एक रिंग बनाई है जिसके अंदर 6 मेंबर है बेसिकली। एक रिंग और होती है जिसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? बेसिकली 5 मेंबर होते हैं। तो कुछ ऐसी 9 मेंबर की डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है किसकी? प्यूरिन की। अगर नंबरिंग की जाए तो नंबरिंग यहां से होती है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 और 9। अगर हमसे पूछे नाइट्रोजन कहां पे होता है तो हम जानते हैं कि ओड नंबर पे होता है। 1 पे होता है, 3 पे होता है, 5 पे होता नहीं है, 7 पे होता है और 9 पे होता है। तो इतनी नंबर पे क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। डबल बॉन्ड कहां पे होते हैं अगर पूछे तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। उसके अलावा डबल बॉन्ड आपका यहाँ भी होता है बेसिकली, कुछ ऐसे। और एक बॉन्ड यहाँ भी होता है। जितने भी नाइट्रोजन है उनके पास डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक नाइट्रोजन यहाँ पे बिना डबल बॉन्ड वाला होता है, 9 नंबर वाला नाइट्रोजन। इसीलिए ये जो 1 नंबर वाला कार्बन है ना, ये इस 9 नंबर वाले नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है। इसी बॉन्ड का नाम पिछली क्लास में पढ़ाया था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या है? एक नाइट्रोजन बेस, एक कौन सा वाला? एक प्यूरिन बना है अभी तक। अगर इसको एडिनिन बनाना है तो एडिनिन क्या होता है? 6 अमाइनो प्यूरिन, यानी कि 6 पोजीशन पे क्या लगाना है? अमाइनो ग्रुप लगाना है, NH2 लगाना है, या अमीनो ग्रुप बोल लो, प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा बेसिकली। ये क्या है? ये एडिनिन है। अंडरस्टूड? ये क्या है? एडिनिन है। अगर ये एडिनिन पेंटोज शुगर के साथ जुड़ गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन चुका है? एडिनिन से क्या बन गया? एडिनोसिन बन गया। क्या बन गया? एडिनोसिन बन गया, कुछ ऐसे। अगर ये एडिनोसिन है और 5 नंबर कार्बन पे आप जोड़ देते हो फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। इधर OH होगा, इधर OH होगा।
इस 5 नंबर कार्बन पे भी OH होता है, याद करवाया था। ऊपर वाले कार्बन पे ऊपर की तरफ OH, नीचे वाले कार्बन पे नीचे की तरफ OH। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ OH होगा तो वो OH इस OH से जुड़ेगा और OH के जुड़ने से H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, एक ऑक्सीजन ही बच जाएगा। तो कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड का नाम क्या है, फोस्फोईस्टर बॉन्ड है। क्या नाम है, फोस्फोईस्टर बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है ना फोस्फोईस्टर, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जितने ज्यादा फोस्फोईस्टर बॉन्ड होंगे किसी मॉलिक्यूल में, उतनी ज्यादा उस मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी। क्या अब ये फोस्फेट ग्रुप के जुड़ने के बाद क्या बन गया है, एडिनिलिक एसिड बन गया है। एडिनिलिक एसिड का एक दूसरा नाम क्या है, AMP, एडिनोसिन मोनोफोस्फेट नाम है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, एडिनोसिन मोनोफोस्फेट का है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कोई हायर न्यूक्लियोटाइड नहीं है, क्योंकि मैं अभी AMP पढ़ाया है, इसके बाद पढ़ाऊंगा ADP, उसके बाद ATP। तो एक लिंक करके स्ट्रक्चर को समझाना बहुत इजी होगा आपको, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया है। AMP कोई हायर न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड है जिसको एडिनिलिक एसिड बोलते हैं। पिछली क्लास में भी बात हुई थी एडिनिलिक एसिड के बारे में। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से बनाएं, उसके बाद हम AMP से ADP की ओर चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से बना लिया है। मैं इसको इरेज कर देता हूं स्ट्रक्चर को बेसिकली। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ADP की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अगला एग्जाम्पल जो है हमारे सामने वो है ADP। पहले तो इसका पूरा नाम लिखते हैं, वही एडिनोसिन। क्या नाम है, एडिनोसिन। आगे लगा हुआ है डाईफोस्फेट। क्या लगा हुआ है, डाईफोस्फेट। डाई का मतलब ही दो होता है। एडिनोसिन तो हम जानते हैं, अभी अभी बनाया था, एक बार फिर बनाएंगे। फोस्फेट को भी हम जानते हैं, फोस्फोरिक एसिड का नाम है यहाँ पे बेसिकली फोस्फेट। तो अगर मैं एडिनोसिन को फिर से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, कुछ ऐसे। ये रही आपकी पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर के 1 नंबर कार्बन से क्या जुड़ेगा, 9 नंबर वाला नाइट्रोजन जुड़ेगा। और ये जो 9 नंबर वाला नाइट्रोजन है कुछ इस तरह से होगा बेसिकली, कुछ ऐसे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। यहां पे क्या लगा होगा, अमाइनो लगा होगा। इसके अंदर कितने नाइट्रोजन कितने बॉन्ड वो अभी बना नहीं रहे हैं। ये एडिनिन है, ये N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये पेंटोज शुगर है। इतनों को मिलाने से क्या बना है, एडिनोसिन बना है। बना है या नहीं, बिल्कुल बना है। तो इस नाम के अंदर एडिनोसिन आया, इसलिए मैंने आपको एडिनोसिन बना के दिखा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पेंटोज शुगर है ये, कितने OH होंगे, कहां पर होंगे, ये सब आपको आता है, क्योंकि पिछली क्लास में सब सिखाया है। इसकी भी पूरी स्ट्रक्चर सिखाई है, इसलिए बार बार पूरी बना नहीं रहे हैं। अंडरस्टूड। तो ये एडिनोसिन की स्ट्रक्चर है। इसके साथ में 2 फोस्फेट जोड़ने हैं। कितने फोस्फेट, 2 फोस्फेट। एक फोस्फेट तो आप जानते हो 5 नंबर कार्बन यहां से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, O होगा, इधर फिर P होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा और इधर OH होगा। अब जो अगला वाला फोस्फेट जुड़ेगा ना, वो इस फोस्फेट से जुड़ेगा। मैं बना देता हूं, यहाँ पे ये P है, ये डबल बॉन्ड O है, इधर भी क्या होगा OH, इधर भी क्या होगा OH, बीच में भी क्या होगा OH होगा। होगा या नहीं, बिल्कुल। यहां से बॉन्ड बनेगा OH और OH के बीच में। OH और OH के बीच में बॉन्ड बनेगा, H2O जो है वो बाहर निकलेगा। तो पीछे कौन से एलिमेंट बचेंगे, केवल ऑक्सीजन बचेगा। इस बॉन्ड का नाम भी क्या होगा, फोस्फोईस्टर बॉन्ड होगा। क्या होगा, फोस्फोईस्टर बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड का नाम भी क्या है, फोस्फोईस्टर है। इसका भी नाम क्या है, फोस्फोईस्टर है। क्या इस मॉलिक्यूल में 2 फोस्फोईस्टर के बॉन्ड हो गए, बिल्कुल हो गए, क्योंकि यहाँ पे कितने फोस्फेट ग्रुप जुड़े थे, 2, इसलिए बॉन्ड कितने हुए, फोस्फोईस्टर 2 बॉन्ड हो गए बेसिकली। इन 2 बॉन्डों के पास में एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक बॉन्ड होता तो कम एनर्जी होती, 2 बॉन्ड हो गए तो एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है, ज्यादा एनर्जी है। इसी ज्यादा एनर्जी की वजह से ये किसके अंदर कैटेगराइज है, हायर न्यूक्लियोटाइड के अंदर कैटेगराइज है, यहाँ पे रखा गया है बेसिकली। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है आप समझ सकते हो, ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट यानी कि ADP की स्ट्रक्चर है बेसिकली। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ATP की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूं तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। देखो जितनी बार बनाओगे ना, जितनी बार बना बना के देखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो फिर से बनाएंगे एक बार सारा ATP को लेकर, है ना। तो अगला जो एग्जांपल लेता हूं मैं हायर न्यूक्लियोटाइड का, वो क्या है, ATP है। पूरा नाम वही एडिनोसिन, इस बार T है तो ट्राईफॉस्फेट। तो पूरा नाम लिख लेते हैं एक बार, क्या नाम है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है।
इसकी स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो वही घिसा पिटा पेंटोज शुगर, ये आ गया शुगर, ये 5 नंबर कार्बन है, इसके 1 नंबर कार्बन से 9 नंबर नाइट्रोजन जुड़ेगी। किसकी नाइट्रोजन है? वो प्यूरिन की। कौन सा प्यूरिन? एडिनिन वाला। तो ये रहा वो नाइट्रोजन, कुछ इस टाइप से, ऐसे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और 6 नंबर कार्बन पे क्या लगा होगा? अमाइनो ग्रुप लगा होगा। तो ये क्या है? ये एडिनोसिन बन गया है। इसके ऊपर अगर फॉस्फेट जुड़ता है कुछ ऐसे, ऑब्वियसली यहां से ऑक्सीजन लगा होगा, इसको थोड़ा ऐसे बनाओ स्टीप, यहां से ऑक्सीजन होगा, फिर यहाँ पे P होगा, डबल बॉन्ड होगा, इधर OH होगा और इधर भी OH होगा। एक OH को इधर बना लो थोड़ी सी सिमेट्री के लिए, चाहो तो इधर OH लगा लो। अब ये जो OH है ये किससे जुड़ेगा? अगले वाले P से, कुछ इधर या फिर इधर जोड़ लो, एक ही बात है। इधर P को जोड़ लेते हैं, P डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इधर क्या है? 3 OH लगे हुए हैं बेसिकली। एक और फॉस्फेट, फॉस्फेट कितने जोड़ने हैं? 3, एक ये रहा, एक ये रहा, एक और बना लेते हैं, P डबल बॉन्ड O, 3 क्या लगे होंगे यहाँ पे? OH लगे होंगे। तो ये 3 फॉस्फेट ग्रुप है और एक क्या है? एडिनोसिन है। ये वाला एडिनोसिन है पूरा, ये वाला, ये 3 ऊपर क्या लगे हुए हैं? फॉस्फेट लगे हुए हैं। अब इन तीनों फॉस्फेट को जोड़ते ही ATP की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो देखना कैसे जुड़ेंगे? OH और OH जुड़ेंगे, OH और OH जुड़ेंगे, यहां पर भी OH और OH जुड़े थे ये बेसिकली। जब ये जुड़ेंगे तो H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचा? केवल ऑक्सीजन। यहां भी पीछे क्या बचेगा? केवल ऑक्सीजन। ये जो बॉन्ड है ना तीनों, इनका क्या नाम है? फोस्फोईस्टर बॉन्ड नाम है। इन बॉन्ड्स के अंदर बहुत ही हाई क्या होती है? एनर्जी होती है, हाई एनर्जी। इसीलिए एटीपी को भी किस में कंसिडर करते हैं? हायर न्यूक्लियोटाइड के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी है। जब ये बॉन्ड टूटेंगे ना तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिज्म अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फंक्शन में लेगा, फंक्शन करवाएगा बेसिकली, है ना। तो अब आप समझना बहुत ध्यान से कि एटीपी आप पढ़ोगे बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी जगह, एटीपी एटीपी एटीपी, है ना। सेल में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी को प्रोडक्शन करता है, एटीपी को बनाता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये जो एटीपी है इसके बारे में कुछ लाइनें आप नोट कर सकते हो कि ये एनर्जी करेंसी है। क्या है ये? एनर्जी करेंसी फॉर द सेल, फॉर द सेल। किसी भी सेल के लिए एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी ही है। और ये जो एटीपी होता है ना, एटीपी ये कभी कभी टूट जाता है एडीपी के अंदर और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। भाई एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर 3 फॉस्फेट है। अगर 3 में से एक फॉस्फेट बाहर निकल गया उसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये क्या बन जाएगा? एडीपी बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं एनर्जी को बनाने के लिए, तोड़ने के लिए बेसिकली। हालांकि अलग अलग चैप्टर्स में इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि कब टूटते हैं, कब बनते हैं, लेकिन अभी के लिए आप जान रखो एटीपी इनमें कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो एडीपी है ये फर्दर कन्वर्ट हो सकता है एएमपी में। ये फर्दर किस में कन्वर्ट होगा? एएमपी में। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से बाहर निकल सकता है। तो ये कन्वर्जन हो सकता है मॉलिक्यूल्स का बेसिकली। तो ये मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बता दिए हायर न्यूक्लियोटाइड के। कुछ और होते हैं हायर न्यूक्लियोटाइड, उनके भी नाम लिखवाते हैं आपको। स्ट्रक्चर तो नहीं है, जैसे एनएडी एफएडी आपने सुना होगा, एनएडी और एफएडी लिखवाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं एनएडी क्या होता है। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो ऐसे वर्ड आएंगे आपके सामने। यहां पर जो एन है इसका मतलब है निकोटीन। क्या मतलब है? निकोटीन। अमाइड मतलब है बेसिकली। ए का मतलब वही एडिनोसिन, एडिनोसिन। और डी का मतलब है डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो एनएडी का पूरा नाम पता होना चाहिए आपको। यहां पर भी एडिनोसिन होगा और यहां पर भी 2 न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे आपस में बेसिकली। और ये जो निकोटीन अमाइड है ये भी एक अलग ग्रुप है जो इसके साथ जुड़ा होता है। इसकी स्ट्रक्चर नीट के भी सिलेबस में नहीं है, तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। पढ़ाई उतनी ही करो जितनी जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई कभी एंड हो नहीं सकती है। कितनी भी साइंस पढ़ लो, साइंस खत्म नहीं होने वाली। पढ़ो उतना ही जितना एग्जाम के लिए जरूरी है और आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। अगला नेम आपको बता देते हैं एफएडी के बारे में। यहां पर जो एफ है इसका मतलब है फ्लेविन, या फिर इसका मतलब राइबोफ्लेविन भी लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन फ्लेविन ही होता है, उसी का एक टाइप है राइबोफ्लेविन बेसिकली। ए का मतलब वही एडिनोसिन है, एडिनोसिन। और डी का मतलब वही डाई न्यूक्लियोटाइड है। यहां पर ध्यान से देखना, न्यूक्लियोटाइड है दोनों जगह।
क्योंकि ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल है, हायर न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल है। तो मैं उम्मीद करता हूं हायर न्यूक्लियोटाइड को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया हूं। तो इसको आप नोट करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अभी तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड समझा है और हायर न्यूक्लियोटाइड भी समझ लिया। अब इस न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेगा और एक बहुत लंबी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, उसकी बात हम करते हैं। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था एटीपी का, उसके अंदर जो पेंटोज शुगर थी ना, वो कौन सी वाली होती है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज? अगर आपका ये सवाल है तो मैं बता दूं आपको कि उसमें राइबोज पेंटोज शुगर होती है। हालांकि पेंटोज शुगर बोला है मैंने पूरे लेक्चर में, लेकिन कौन सी वाली अगर पूछ लेता है नीट के अंदर तो आप राइबोज ही लगाएंगे, डीऑक्सीराइबोज नहीं लगाएंगे। एटीपी के अंदर कौन सी होती है, राइबोज होती है। ध्यान से सुनना बातों को। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरफ। हेडिंग लगा सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेंगे अब हम बात करते हैं। तो बहुत सारों को जोड़ने के लिए कम से कम 2 न्यूक्लियोटाइड तो बनाने पड़ेंगे ना। तो 2 न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं मैं आपके सामने, बहुत ध्यान से आप भी प्रैक्टिस करें बार बार बनाकर। तो ये सबसे पहले तो 2 पेंटोज शुगर बना लेते हैं कुछ ऐसे, एक और यहाँ पे बना लेते हैं पेंटोज शुगर कुछ ऐसे। तो ये पेंटोज शुगर है, ये इसका 5 नंबर कार्बन, ये भी इसका 5 नंबर कार्बन। इसके 1 नंबर कार्बन से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, ऑब्वियसली जुड़ेगा। इसके भी 1 नंबर कार्बन से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। इसके नीचे वाले दोनों कार्बन पे क्या लगा होगा, OH लगा होगा। अगर ये राइबोज शुगर है तो राइबोज ही बना के देख लेते हैं एक बार। और इसके ऊपर वाले कार्बनों पे क्या लगा होगा, ऊपर की तरफ OH लगा होगा, कुछ ऐसे बेसिकली। तो नीचे वाले कार्बन पे नीचे की तरफ OH, ऊपर वाले कार्बन पे ऊपर की तरफ OH, कुछ इस टाइप के 2 हमने राइबोज शुगर बनाए हैं। अब इन शुगर से क्या जुड़ेंगे, नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं। ये एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड हो गया। इस 5 नंबर कार्बन का जो OH है इससे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो इससे जोड़ देते हैं हम फॉस्फेट ग्रुप को बहुत ध्यान से। ये ऑक्सीजन, ये क्या P, इधर क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड O बना देते हैं। और इस P के पास 2 OH और होंगे, तो इन 2 OH को एक इधर और एक इधर बना देते हैं। ये पूरा क्या बन गया, एक ये वाला जो मेरे सर्कल के अंदर है वो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन ये वाला क्या है, ऊपर वाला, ये न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि इसमें अभी तक फॉस्फेट ग्रुप हमने जोड़ा नहीं है। तो यहां पर हम जोड़ देते हैं फॉस्फेट ग्रुप, इसका भी। ये रहा ऑक्सीजन और ये जुड़ गया इससे P, इधर बना देते हैं डबल बॉन्ड O और ऊपर बना देते हैं 2 OH। तो ये कुछ इस टाइप से बन गया, ये भी न्यूक्लियोटाइड। नीचे वाला भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ऊपर वाला भी एक न्यूक्लियोटाइड है। अब हमें समझना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो। बहुत सारों को जोड़ने के लिए पहले 2 को जोड़ते हैं, यानी कि डाई न्यूक्लियोटाइड मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, वैसे ही सारे जुड़ते जाएंगे। तो बॉन्ड देखना कैसे बनेगा। ये न्यूक्लियोटाइड जब इस न्यूक्लियोटाइड से जुड़ना चाहेगा तो आपको तो पता है यहाँ पे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनते हैं, अभी और बनेंगे। ये जो OH के मॉलिक्यूल है इनके बीच में क्या बनेगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बनेगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। मैंने आपको समझा दिया है, जब भी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता है तो एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यहां से दोनों हाइड्रोजन चले गए, एक ऑक्सीजन चला गया, तो बचा क्या, बेसिकली एक ऑक्सीजन बचा। इसी बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। आपने पढ़ा था कि ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा हुआ है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। अगर मैं आपको समझाऊं कि थोड़ा मार्कर अलग ले लेते हैं जिससे कि चीजें विजिबल अच्छे से हो। ये जो मैंने सर्कल के अंदर रखा है, क्या ये न्यूक्लियोसाइड है, बिल्कुल है। आप कहोगे इसके अंदर फॉस्फेट तो आपने रखा ही नहीं, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। क्या ये ऊपर वाला, ये जो है बेसिकली ये, क्या ये भी न्यूक्लियोसाइड है, बिल्कुल है। ये भी न्यूक्लियोसाइड, ये भी न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों न्यूक्लियोसाइड कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, आप कहोगे फॉस्फोईस्टर से। मैं कहूंगा थोड़ा रुको, क्या ये एक फॉस्फोईस्टर है, बिल्कुल है। क्या ये दूसरा फॉस्फोईस्टर है, बिल्कुल है। तो ये दोनों किस से जुड़े हुए हैं, बेसिकली बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जुड़े हुए हैं ज्वाइन बाय फॉस्फोडाईईस्टर। कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाईईस्टर। डाई का मतलब ही 2 होता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तो है लेकिन कितने हैं, 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। तो हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन बाय फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। और ये जो फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड होता है ना, इसी को बोलते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं,
बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड था। अगर पूछे दो न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड से, तो बोलोगे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से बोलोगे। अगर पूछे दो न्यूक्लियोसाइड कैसे जुड़ते हैं, तो क्या बोलोगे? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से बोल दोगे। बहुत ध्यान से देखना, अगर ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे कुछ इसी ऑर्डर में, तो क्या एक बहुत लंबी सी चेन बन जाएगी। ये वाला OH भी अगले वाले OH से जुड़ेगा 5 नंबर कार्बन वाले से, और कुछ इस टाइप से OH जुड़ते ही जाएंगे और बॉन्ड बनते ही जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड भी जुड़ते ही जाएंगे। जो स्ट्रक्चर बनेगी उसी को क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखना, अब कुछ और बता रहा हूं। क्या ये 3 नंबर कार्बन है? बिल्कुल है। क्या ये 5 नंबर कार्बन है? बिल्कुल है। यहां पर देखो जो सबसे नीचे बचेगा, जुड़ते ही जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, लेकिन सबसे नीचे वाला 3 नंबर कार्बन तो खाली रहेगा, इसका OH। तो इस सिरे को, इस एंड को बोलेंगे 3 डेज टर्मिनल। यहां पे 5 डेज वाला खाली रह रहा है, तो इसे बोलेंगे 5 डेज टर्मिनल। किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तरफ अगर 3 डेज एंड खाली है, तो दूसरी तरफ क्या होगा? 5 डेज एंड खाली होगा। इसीलिए हम जब DNA को बनाते हैं कुछ ऐसे यहां पर अगर 5 डेज लिखते हैं तो यहां पे क्या लिखते हैं? 3 डेज लिखते हैं। यहां पे 3 डेज लिखते हैं तो यहां पे 5 डेज लिखते हैं। इस 3 डेज का मतलब क्या है? यहां पर जो शुगर आई है ना, पेंटोस शुगर, उसका जो 3 नंबर कार्बन है उसके ऊपर जो OH लगा हुआ है उसके साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं बना है। इसका मतलब है, इस डैश का मतलब है कि बॉन्ड यहां पे नहीं बना है। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं अच्छे से। तो कुछ इस टाइप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। अगर हमसे बोले कोई कि मेरे पास X न्यूक्लियोटाइड है, क्या है? X न्यूक्लियोटाइड, अगर इनको जोड़ा तो कितने फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पे हमने 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं, कितने बॉन्ड बनाने पड़े? एक बॉन्ड बनाना पड़ा। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड तो एक ही बना ना, फॉस्फोईस्टर तो 2 बन गए, लेकिन फॉस्फोडाइईस्टर कितना बना? एक ही बना। अगर हमें X न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो क्या जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उससे एक कम फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा X-1 इतने बनेंगे क्या? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बेसिकली। तो यहां पे लिख देते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो अगर न्यूक्लियोटाइड दिए हो तो आप फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड भी निकाल सकते हो। अगर फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोले तो X और X बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, है ना? क्योंकि देखो अगर फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बोले तब तो इसके नंबर में से एक कम कर दोगे। अगर आपसे बोले फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, क्या बोल दे? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, तो हम जानते हैं इस बॉन्ड के अंदर 2 होता है, इस एक बॉन्ड में 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होते हैं। तो ये जितना भी नंबर है इसको 2 से गुणा करोगे ना, 2 इंटू X-1, ये किसका नंबर होगा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड का नंबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीजें मैं आपको समझा पाया हूं। कुछ और एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। यू कैन ड्रॉ दिस एंड राइट इन योर लैंग्वेज, देन वी फर्दर मूव ऑन। आई होप आपने नोट कर लिया है, तो मैं इरेज कर देता हूं। देखो आपने सुना होगा जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। अब इस डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। अभी तक हमने समझा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं जिससे एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस चेन लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड, क्योंकि एक ही फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर है तो वो सिंगल स्ट्रक्चर है। अगर ऐसी 2 सिंगल स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाती है तब उसे बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं एक छोटा सा फॉर्मेट। ये कुछ ऐसी पेंटोस शुगर यहां पे जुड़ी हुई है, कुछ ऐसे। ये एक चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, यहां पर फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बने हुए हैं, ये जो मैंने बनाए हैं। यहां पर क्या जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं। हम कोई भी नाइट्रोजन बेस बना लेते हैं यहाँ पे, है ना? और यहां पर जो दूसरी चेन होगी, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, अगर वो डबल स्टैंडर्ड है तो दूसरे स्टैंड की जो शुगर होती है वो एंटी पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब तो सेम, एंटी पैरेलल का मतलब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर इसका ऑक्सीजन ऊपर है तो इधर वाली शुगर का ऑक्सीजन नीचे होगा, कुछ ऐसे। तो उल्टी पेंटो शुगर बनानी है यहाँ पे कुछ ऐसे। इसलिए बोलते हैं कि दोनों जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो उल्टे लगे हुए हैं, है ना? इसका 1 नंबर कार्बन इधर है तो यहाँ पे A के सामने हमेशा T होता है, T के सामने हमेशा A ही होता है, और C के सामने हमेशा G होता है। ये भी समझाएंगे आपको क्यों होता है ऐसा। अभी के लिए इतना समझ लो बस। यहाँ पर क्या होंगे बेसिकली,
ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ये 3 नंबर कार्बन है और यहाँ पे होगा 5 नंबर कार्बन, इनके बीच में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये 5 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन, तो इनके बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये मैंने बना दिए हैं दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। अब मैं आपको समझाता हूं, ये दोनों स्ट्रैंड जब जुड़ते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहलाता है। ये जुड़ते कैसे हैं, ए और टी जो होते हैं, पहले एक बात सुनो, ये जो ए टी यू सी और जी इतने पढ़े थे हमने नाइट्रोजन बेस। बेसिकली जो ए होता है ना, ए वो हमेशा ही टी के साथ जुड़ता है, किसके अंदर, डीएनए के अंदर, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। और जो ए होता है ना वो हमेशा ही यू के साथ जुड़ता है, किसके अंदर, आरएनए के अंदर। क्योंकि जो डीएनए होता है ना, डीएनए इसके अंदर यू होता ही नहीं है, और जो आरएनए होता है ना इसके अंदर टी होता ही नहीं है। समझ पा रहे हो, ए जो होता है वो या तो टी के साथ जुड़ेगा या फिर यू के साथ जुड़ेगा। टी कहां पर होगा, डीएनए में, इसलिए ए जो है वो टी के साथ जुड़ेगा डीएनए में, और टी यू के साथ भी जुड़ सकता है। जब ए जो है वो यू के साथ भी जुड़ सकता है अगर टी वहां पे ना हो। टी कहां पे नहीं होता, आरएनए में, तो ए जो है वो यू के साथ जुड़ेगा कहां पर, आरएनए के अंदर। तो बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को। अब ये जो सी और जी होते हैं ना, ये चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सब के अंदर होते हैं, इसलिए ये हमेशा ही आपस में जुड़ जाते हैं। ए जो है वो या तो टी के साथ जुड़ेगा या तो यू के साथ जुड़ेगा, लेकिन सी जो है वो हमेशा जी के साथ ही जुड़ेगा। और जुड़ते कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। कैसे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। जो ए और टी है इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और जो ए और टी है इनके बीच में भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, लेकिन जो सी और जी है इनके बीच में क्या बनते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बेसिकली क्या बनते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। ये कैसे जुड़ते हैं अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो हमने नाइट्रोजन बेस के दो टाइप पढ़े थे, एक तो पढ़ा था प्यूरिन, एक क्या पढ़ा था, पिरिमिडिन पढ़ा था। प्यूरिन में क्या आता है, ए और जी आता है, इसमें क्या आता है, CuT आता है। हमेशा ध्यान में रखना, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से ही जुड़ेगा। दो प्यूरिन कभी नहीं जुड़ सकते, दो पिरिमिडिन कभी नहीं जुड़ सकते। एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से जुड़ेगा तो ए टी के साथ जुड़ सकता है, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। अगर डीएनए की बात नहीं कर रहे, आरएनए की बात कर रहे हैं, वहां पे टी होता ही नहीं है, यू होता है, तो ए यू के साथ जुड़ सकता है, किसके अंदर, आरएनए के अंदर बेसिकली। और बाकी जो बचे जी और सी, ये हमेशा ही जुड़ते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। अब ये कितने बॉन्ड से जुड़ते हैं और वो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इनके बीच में डबल और इनके बीच में ट्रिपल। तो मैं उम्मीद करता हूं डीएनए की जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है मैं आपको समझा पाया हूं बहुत ही अच्छे से। आप इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेसिकली। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लाइनें बताता हूं कि ये जो अभी मैंने आपको डीएनए की स्ट्रक्चर बताई, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल बॉन्ड होते हैं एटी के बीच में, ट्रिपल होते हैं सीजी के बीच में, ये आखिर सबसे पहले किसने बताया था, उस थ्योरी की बात करते हैं। 1953 की बात है, 1953 की। दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रिक, इन्होंने इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था जो मैंने अभी आपको बताया। इनके मॉडल को बोला गया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये लाइन एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। ये मॉडल देने के लिए इन्होंने डाटा जो है वो कहां से लिया था, एक्स रे डिफ्रेक्शन का डाटा लिया था, जो किसने दिया था, विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने दिया था। इस डाटा की मदद से इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर का ये मॉडल दिया था। डीएनए जो है वो हेलिक्स की फॉर्म में होता है। अब ये हेलिक्स क्या होते हैं, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बताए थे आपको जब मैंने आपको प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक्चुअली ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद होगी आपको, कुछ उसी टाइप, इसलिए यहाँ पे हेलिक्स लिखा हुआ है। डीएनए जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन के बाद अपनी पीरियोडिसिटी को दिखाता है। ये लाइन अभी आपको समझ में आएगी जब मैं डीएनए की एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे पिच होती है और कैसे ये पीरियोडिसिटी दिखाता है इतने एंगस्ट्रॉन के बाद। तो इस लाइन को एक बार अंडरलाइन कर लेना, इसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे। चारगोफ रूल दिया गया था इसी मॉडल के अंतर्गत, उसको देखें आप ध्यान से। चारगोफ ने ये कहा था कि जो प्यूरिन का नंबर होता है ना किसी भी डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, वो हमेशा पिरिमिडिन के बराबर होता है। प्यूरिन में क्या आता है, एजी, तो ए और जी के नंबर को जोड़ दो। इधर क्या आता है, कट, CUT, लेकिन डीएनए अगर है तो वहां पे यू होगा ही नहीं, C और T होगा। आरएनए अगर है तो वहां पे T होगा ही नहीं, C और U होगा बेसिकली। तो आप ऐसे समझ सकते हो चारगोफ रूल को। चारगोफ रूल के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं अभी आपको करवा दूंगा बेसिकली। पहले आप इन पॉइंट्स को समझ लें।
इन साइंटिस्टों ने इतना काम किया, हमें इतना मॉडल समझाया, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में, 1962 में। किस किस साइंटिस्ट को दिया गया था? वॉटसन को मिला था, क्रिक को मिला था क्योंकि इन्होंने तो दिया थी ये मॉडल, विल्किंसन को भी मिला था क्योंकि इन्होंने एक्स रे डिफ्रेक्शन का डाटा दिया था, लेकिन फ्रैंकलिन को नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? बहुत ध्यान से समझना। 1962 के अंदर फ्रैंकलिन मर चुके थे, फ्रैंकलिन की डेथ हो चुकी थी, और उस टाइम पे डेथ होने के बाद नोबेल प्राइज दिया नहीं जाता था। आज जो है किसी साइंटिस्ट की डेथ होने के बाद भी उसके परिवार को सम्मानित किया जाता है नोबेल प्राइज के द्वारा, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं होता था। उस टाइम पे मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था, इसलिए फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है, और इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया है 1962 में। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना के दिखाता हूं। नॉर्मली जो पिक्चर्स के अंदर, बुक्स के अंदर बना होता है, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनी हुई दिखेगी डीएनए की। ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन क्या बता रही है? ये पेंटोज शुगर को बता रही है। अगर ये डीएनए की स्ट्रक्चर है तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर को बता रही है। अगर ये आरएनए की है तो ये राइबोस शुगर को बता रही है। इस शुगर के साथ, ये एक शुगर की चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसके साथ नाइट्रोजन बेस लगे हुए होंगे, लेकिन वेट कीजिए, एक स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम किसी भी न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड अगर है तो उसके अंदर एक और होगी कुछ ऐसी ही चेन, कुछ इस टाइप की बनाते हैं उसे। इस चेन से भी जुड़ा होगा नाइट्रोजन बेस, जैसे मैंने जोड़ दिया ए, और इससे भी जुड़ा होगा नाइट्रोजन बेस, जैसे जोड़ दिया टी। इधर जुड़ा होगा सी, इधर जुड़ा हो सकता है जी, कुछ भी हो सकते हैं। मैं तो रैंडमली ऐसे ही बना रहा हूं, कुछ ऐसे जुड़े हो सकते हैं। ये दोनों स्टैंड के जो नाइट्रोजन बेस है, ये भी आपस में जुड़े होते हैं। ए और टी के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कुछ इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझा पाया हूं। और समझना, ये जो लेंथ है ना, ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, इसे बोला जाता है पिच। क्या बोलते हैं? पिच। इस पिच के अंदर बेसिकली ये पिच होती कितनी है? बेसिकली एक बात समझो, ये जो नाइट्रोजन बेस का पेयर है और ये जो नाइट्रोजन बेस का पेयर है, इनके बीच की जो दूरी होती है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, ये कितनी होती है? बहुत ध्यान से समझना, ये होती है 0.34 एंगस्ट्रोन। कितनी होती है? 0.34 एंगस्ट्रोन। अगर दो के बीच में इतनी डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक कितने पेयर आते हैं मैं आपको बता दूं, यहां पे 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आते हैं। कितने आते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आते हैं बेसिकली। तो ये जो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? दो के बीच में कितनी है? इतनी। तो 10 के बीच में कितनी हो जाएगी? यानी कि यहां से लेकर यहां तक 10 जोड़ी ऐसी डिस्टेंस आ जाती है। ये एक डिस्टेंस आई है, कितनी जोड़ी डिस्टेंस आ जाएगी? 10। तो पिच की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 0.34 यानी कि 3.4 एंगस्ट्रोन। एक डीएनए के स्टैंड के अंदर 3.4 एंगस्ट्रोन के बाद पिच रिपीट होती है। अगर जब पिच रिपीट होगी तो ये नाइट्रोजन बेस भी रिपीट होंगे, यानी कि ये जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये उसी सीक्वेंस में आते रहेंगे और लगातार जो है पीरियोडिसिटी रिपीट होगी। इसीलिए वहां पे लाइन लिखी थी पिछले, अभी पिछले बताई थी ना, एक लाइन हाईलाइट कर लो, वो यहीं से समझ में आएगी। इतने एंगस्ट्रोन के बाद पिच रिपीट हो जाती है, इसलिए ये बेसिकली ऐसा हो जाता है। अगर मैं थोड़ा फिजिकल एग्जांपल दूं आपको लाइफ से रिलेटेड, जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को समझाए। आपने वो रोटेशन की सीढ़ी तो देखी होगी जो घूम के ऊपर चढ़ती है। वो जब घूम रही है उसके अंदर सीढ़ियां लगी हुई है। उन सीढ़ियों को आप समझ सकते हो नाइट्रोजन बेस पेयर। क्या समझ सकते हो? नाइट्रोजन बेस पेयर। और जो दोनों स्टैंड है, उस सीढ़ी के दोनों जो डंडे हैं, उनको समझ सकते हो आप ये पेंटोज शुगर की लाइन के जैसे। ये दोनों लाइनें हैं और बीच में क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर लगे हैं। जैसे वो सीढ़ी घूमकर ऊपर चढ़ती है, वैसे ही डीएनए के स्टैंड भी क्या होते हैं? घूमे हुए होते हैं, कुछ इस प्रकार। एक सीढ़ी पे अगर आपने पैर रखा है तो इस सीढ़ी के ऊपर जब ये सीढ़ी घूम के वापस यहां आएगी तो क्या इसके जस्ट ऊपर एक और सीढ़ी होगी या नहीं होगी? इस सीढ़ी और उस ऊपर वाली सीढ़ी के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। और इस सीढ़ी और उस सीढ़ी तक जाने में बीच में कितनी सीढ़ियां आएगी? 10 सीढ़ियां आएगी। मैं उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल के साथ इस स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करके अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हॉफ। एक सेकंड बस, उनका नाम बताता हूं मैं आपको। एक साइंटिस्ट आए थे हॉफ मार्क, है ना। इन साइंटिस्ट का नाम लिख लेते हैं हम। उनका नाम है हॉफ मार्क साइंटिस्ट। ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा था
अगर किसी डीएनए के एक स्टैंड का नाइट्रोजन बेस हमें पता हो, जैसे ये डीएनए का स्टैंड है, इसके ऊपर यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। अगर एक स्टैंड का नाइट्रोजन बेस हमें पता है तो दूसरे स्टैंड का जो नाइट्रोजन बेस होता है उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना देखे। अगर यहाँ पे ए है तो ए के साथ हमेशा टी जुड़ेगा, यहाँ पर टी है तो टी के साथ हमेशा ए जुड़ेगा, यहाँ पे सी है तो जी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा और टी के साथ ए जुड़ेगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक प्यूरिन दूसरे प्रिमिडिन के साथ जुड़ता है। ए जो है वो टी के साथ जुड़ सकता है डीएनए में, यू के साथ जुड़ सकता है आरए में, लेकिन सी और जी हमेशा ही जुड़ेंगे किससे? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये भी किससे जुड़ते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस कंसेप्ट के साथ आप दूसरे स्टैंड का नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस पता कर सकते हो। ये बात किसने बताई थी? होफमार्क साइंटिस्ट ने बताई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए के बारे में आप क्या कहोगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए, देखो मेल्टिंग पॉइंट कौन डिसाइड करेगा? बॉन्ड्स। बेसिकली किसी स्ट्रक्चर के अंदर, कंपाउंड के अंदर जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा? क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे तभी तो वो मेल्ट होगी चीज। अगर यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बॉन्ड कब ज्यादा होंगे? अगर सी और जी का नंबर ज्यादा है तब वहां पे बॉन्ड क्या होंगे? ज्यादा होंगे बेसिकली। अगर बॉन्ड ज्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है? सी और जी के नंबर के प्रोपोर्शनल है बेसिकली। जिस स्ट्रक्चर के अंदर सी और जी ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इतनी चीजों को आप अपनी लैंग्वेज में नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक और टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं जिसका नाम है बेस रेशो। बेस रेशो एक रेशो है बेसिकली। इस रेशो को निकालने के लिए ए और टी का नंबर लिखते हैं ऊपर ऐड करके, और सी और जी का नंबर लिखते हैं नीचे ऐड करके। तो इस रेशो को क्या बोलते हैं? बेस रेशो बोलते हैं। ये जो रेशो होता है किसी भी स्पीसीज के न्यूक्लिक एसिड के लिए कांस्टेंट होता है, इसलिए लिखा गया है कांस्टेंट फॉर स्पीसीज। एक स्पीसीज के अलग अलग मेंबर में ये रेशो क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर अलग अलग स्पीसीज के न्यूक्लिक एसिड को कंपेयर करेंगे बेस रेशो के टर्म में, तो वो अलग अलग बेस रेशो को दिखाएंगे बेसिकली। यहां पे लिखा है अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे सी और जी का नंबर ए और टी के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। अगर सी और जी ज्यादा है, अगर नीचे वाला फैक्टर ज्यादा है, तो क्या ये ज्यादा वाला फैक्टर ऊपर वाले को कम करेगा? इसलिए रेशो एक से क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो वहां पे ए और टी का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है, सी और जी का कम होता है। अगर ऊपर वाला नंबर ज्यादा है तो क्या इस रेशो को एक से बढ़ा हुआ रखेगा, इसलिए ये ग्रेटर देन 1 होता है। मैंने आपको समझाया था अभी अभी कि सी और जी का नंबर जहां पे ज्यादा होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जहां पे लो होगा सी और जी वो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाई होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि टूट नहीं रहा है गर्म करने पर भी, और इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये लेस स्टेबल न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है। तो बेस रेशियो को समझने के बाद, इतने टॉपिक क्लियर करने के बाद, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने। हमारे पास कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके अंदर दो स्टैंड है। इसके अंदर जो ए है वो 20% है, यानी कि एडेनिन नाइट्रोजन बेस कितना है? 20%। तो हमें बताना है कि ग्वानिन नाइट्रोजन बेस कितना परसेंट होगा। हम जानते हैं कि ए हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? टी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए है। अगर ए 20% है तो टी भी कितना होगा? 20% होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये तो जुड़े हुए हैं ना हमेशा। ये 20% है तो ये भी 20% होगा। अगर ए 20 है, टी 20 है, तो क्या सी और जी भी बराबर होंगे? मान लेते हैं ये कितना परसेंट है? x% है, तो ये भी कितना परसेंट होगा? x% होगा। टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं? ये 4 ही तो है डीएनए के अंदर। इन चारों के परसेंटेज को जोड़ोगे तो कितना परसेंट बनेगा? 100%। तो चारों को जोड़ लेते हैं। ये 20, ये भी कितना? 20, ये कितना? x, ये भी कितना? x। सबको जोड़ लिया, कितना परसेंट बनना चाहिए? 100%। तो 20 और 20 इधर ऐड होके 40 हो गए। 40 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव, यानी कि 2s इक्वल टू 100 माइनस 40, यानी कि x इक्वल टू 100 में से 40 गया, पीछे बचा 60। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवीजन में। x की वैल्यू कितनी आ रही है बेसिकली? कितनी आ रही है बेसिकली? 40 इसमें जाएगा, ये बचेंगे 60, और यहाँ पे नीचे आएगा 2 बेसिकली। तो 2 का भाग 60 में जाता है 30 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 30%। यहाँ पे ग्वानिन कितना परसेंट होगा भाई? 30% होगा। कुछ इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। एक बात और मैं आपको समझाना पाऊंगा कि जो दोनों स्टैंड होते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड के, इन दोनों स्टैंडों के बीच की जो दूरी होती है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहती है।
ऐसा नहीं है कहीं कहीं से डीएनए के स्टैंड मिल गए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो घूमने वाली सीढ़ी होती है उसके जो दोनों डंडे हैं वो कभी मिलेंगे थोड़ी, कभी नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार डीएनए के जो स्टैंड होते हैं वो कभी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? इसका एक रीजन है, क्योंकि यहां पर होता है नाइट्रोजन बेस, यहां भी होता है नाइट्रोजन बेस। ये अगर प्यूरिन है ना तो ये वाला होगा पिरिमिडीन। हमेशा प्यूरिन किससे जुड़ता है? पिरिमिडीन से। और पिरिमिडीन किससे जुड़ता है? प्यूरिन से। इसीलिए इनका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे प्यूरिन है तो इधर पिरिमिडीन आ गया, इधर पिरिमिडीन आएगा तो इधर प्यूरिन आएगा, क्योंकि प्यूरिन में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इधर मोनो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर और डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एक डबल साइक्लिक होगा और एक मोनोसाइक्लिक होगा सभी जगह, इसलिए दूरियां क्या होगी? सेम होगी बेसिकली। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ ए डीएनए इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज वन प्यूरिन इज ऑलवेज कंबाइंड विथ वन पिरिमिडीन। ये है उसका रीजन। तो मैं उम्मीद करता हूं डीएनए के बारे में इतना समझ में आया है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं आरएनए और डीएनए के अंदर कुछ डिफरेंस। इधर हमने लिखे हैं आरएनए के बारे में, इधर लिखे हैं डीएनए के बारे में। सबसे पहला है मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड। जो आरएनए होता है वो एक ही स्टैंड का बना होता है ज्यादातर जगहों पर, लेकिन रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर ये होता है डबल स्टैंडर्ड। अंडरस्टूड और नॉट? आरएनए ज्यादातर जगहों पे कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन एक या दो जगह ऐसी है जहां पे होता है डबल स्टैंडर्ड। वो जगह कौन सी है? रियो वायरस के अंदर और वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर। डीएनए की बात करें तो ये ज्यादातर जगहों पे होता है डबल स्टैंडर्ड, लेकिन कुछ जगहों पे ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड कहां होता है? बैक्टीरियोफेज के अंदर। कौन कौन से बैक्टीरियोफेज? M30 और 5 174 पढ़ते हैं इनको। बैक्टीरियोफाज 5 174 और बैक्टीरियोफाज M30, इन दोनों के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। अब आपका अगर डाउट है बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। एक टाइप की क्या है? वायरस है। इन वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए कि कहां पे डबल स्टैंडर्ड मिलते हैं और कहां पे सिंगल स्टैंडर्ड मिलते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे राइबोस शुगर होती है आरएनए के अंदर, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, तो इसमें समझाने का कुछ है नहीं। यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ये भी बता दिया। यहाँ पर क्या होता है? थाइमिन होता है। ये दोनों ही किसके साथ जुड़ते हैं? एडेनिन के साथ जुड़ते हैं बेसिकली। ये जो है मेनली साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। आरएनए कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। जो डीएनए होता है ना, डीएनए इससे बनता है आरएनए। क्या बनता है? आरएनए। और इस आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है बेसिकली। ये काम जो होता है ना, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये काम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर साइटोप्लाज्म में आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो आरएनए खुद कहां मिलेगा? साइटोप्लाज्म में, इसलिए यहां लिखा है साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बनेगा तो डीएनए कहां मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली, इसलिए यहां पे लिखा है फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं बेसिकली। आगे लिखा हुआ भी है आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो इसका किस में रोल है? प्रोटीन सिंथेसिस में। और डीएनए में क्या हो जाएगा? आरएनए सिंथेसिस में रोल है इसका बेसिकली। तो रोल इन आरएनए सिंथेसिस। उसके अलावा जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। क्यों होता है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, आरएनए और डीएनए की और डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में इतनी बातें अगर पता होगी तो बायोमोलिक्यूल्स का हर क्वेश्चन आपसे हवा में हो जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी है हमारी। इन प्रोसेस के नाम भी अगर आप मुझसे पूछो, आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या पता आपसे पूछ ले कि ट्रांसलेशन में किसका रोल है, तो किसका रोल है? आरएनए का, है ना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर किसका रोल है? डीएनए का रोल है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया है। एक बात और देख ही लो, डीएनए से भी कई बार डीएनए बन जाता है, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन भी कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। रेप्लिकेशन में भी किसका रोल है? डीएनए का ही रोल है। तो इतनी चीजें मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आप नोट करेंगे और आपको समझ में भी आई है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।